हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र। फ्रेंड्स, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के बैंकों को हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे तथा अंत में हम उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र की व्यवस्था क्या है और सर्वप्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में सर्वप्रथम बैंक स्थापित किया गया था कब? 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस, बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ वेनिस था, जो इटली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? इटली में स्थापित किया गया था। यह विश्व का पहला बैंक माना जाता है। इस बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ वेनिस, जो विश्व का पहला बैंक के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि भारत में पहला बैंक कौन था, तो दोस्तों भारत में जो पहला बैंक था 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। दोस्तों, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में भारत में पहला बैंक कोलकाता में खोला गया था, तो इसका नाम समय चेंज होने के साथ साथ इसका नाम भी चेंज होता गया। जैसे 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल रखा गया, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे रखा गया और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से चेंज हो गया। दोस्तों, ये जो तीनों बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को एक में मिल गया कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को एक बैंक में विलय कर दिया गया। उस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कब? 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों का एक में विलय करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम है, तो दोस्तों वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। उसका नाम चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में सबसे अधिक शाखा वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है, तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान समय में सबसे अधिक शाखा वाला पहला सार्वजनिक बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखते हैं कि विदेशी पूंजी के साथ भारतीय पूंजी वाला प्रथम बैंक कौन सा था, तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ अवध था, जो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? उत्तर प्रदेश में खोला गया था, जो विदेशी पूंजी के साथ भारतीय पूंजी वाला प्रथम बैंक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो फ्रेंड्स पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय जो बैंक था उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी, जो पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक के रूप में जाना जाता है। और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से जब भारतीय बैंक बना था, 1894 ईस्वी में यह पूर्ण रूप से भारतीय बैंक बना था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया है, तो मार्च 1949 ईस्वी में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया। नाबार्ड क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के नाम से, जो नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक होता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी।
दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी शिवरामन समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो नाबार्ड की स्थापना मार्च 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण पर विचार करने के लिए शिवरामन समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और देश भर में अगर दोस्तों बात की जाए कि नाबार्ड में कुल कितने कार्यालय है, तो 16 क्षेत्रीय कार्यालय है। नाबार्ड की देश भर में कुल 16 क्षेत्रीय कार्यालय है। दोस्तों अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो खरगोन मध्य प्रदेश में खोला गया था, जो भारत का पहला मोबाइल बैंक के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि दीर्घकालीन साख उपलब्ध करने वाला बैंक कौन था? तो भूमि विकास बैंक था, जो दीर्घकालीन साख उपलब्ध करने वाला बैंक जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय जीवन बीमा, जिसे LIC के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा का जो मुख्यालय है मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का आयात निर्यातक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स एक्जिम बैंक है, जो भारत का आयातक और निर्यातक बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चमकता सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया, चमकता सितारा राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है, वह है बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए पहले बैंक भारतीय महिला की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 19 नवंबर 2013 ईस्वी को पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए पहले बैंक भारतीय महिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए पहले भारतीय बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 19 नवंबर 2013 ईस्वी को पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए पहले बैंक भारतीय महिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय महिला बैंक का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय महिला बैंक की पहली शाखा किस शहर में खोली गई थी? तो फ्रेंड्स मुंबई में भारतीय महिला बैंक की पहली शाखा मुंबई में खोली गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब जितने भी फैक्ट है पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो 2017 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आइए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, किस आयोग के आधार पर किया गया। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग या इसी को रॉयल कमीशन इंडिया आयोग के नाम से जाना जाता है। यह करेंसी आयोग के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया। यानी कि फ्रेंड्स जो RBI की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग आयोग या इसी को रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी आयोग के द्वारा जाना जाता है। यह 1926 ईस्वी में इसी आयोग के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि RBI एक्ट 1934 ईस्वी में अधिनियम बनाया गया था। यानी कि RBI के विभिन्न प्रकार के RBI से रिलेटेड कानूनों को करने के लिए RBI एक्ट 1934 ईस्वी में अधिनियम पहला बनाया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि RBI की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड जब RBI की स्थापना की गई थी तो उस समय इसकी जो अधिकृत पूंजी थी 5 करोड़ थी। कितनी थी? इसकी जो अधिकृत पूंजी थी RBI की 5 करोड़ थी। और सबसे पहले जो RBI का निर्माण किया गया था दोस्तों, RBI की स्थापना निजी क्षेत्रों के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों RBI का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं किया गया था, यह सर्वप्रथम RBI की स्थापना निजी क्षेत्र के लिए
किया गया था। तो यहाँ से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। सबसे पहला यही प्रश्न बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग के तहत की गई थी, तो इसका उत्तर होगा हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी आयोग के आधार पर 1926 ईस्वी में किया गया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि आरबीआई के लिए एक्ट, पहला एक्ट कब बना था, तो आरबीआई के लिए 1934 ईस्वी में पहला एक्ट बना था। और तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और चौथा प्रश्न बन सकता है आरबीआई की स्थापना के समय अधिकृत पूंजी कितनी थी, तो फ्रेंड्स 5 करोड़ थी। कितनी थी? 5 करोड़ थी। और पांचवा प्रश्न यह बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना सर्वप्रथम किन क्षेत्रों के लिए किया गया था, तो फ्रेंड्स निजी क्षेत्रों के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो जितने भी पॉइंट है आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो कलकत्ता में था। यानी कि जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जब स्थापना किया गया था तो इसका जो मुख्यालय था कलकत्ता में था। और भारतीय रिजर्व बैंक को 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। यानी कि वर्तमान समय में फ्रेंड्स अगर देखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसकी वर्तमान समय में जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। और सर्वप्रथम जब इसका निर्माण किया गया था तो इसका मुख्यालय क्या कहा था? कोलकाता में था। और फ्रेंड्स जो आरबीआई है एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जानी जाती है। यानी कि इसको संविधान में संविधान के भूभाग में इसका अंग नहीं, यानी संविधान के क्षेत्र में इसको नहीं जोड़ा गया है। यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जानी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। यानी कि दोस्तों आरबीआई को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में कब स्थानांतरित किया गया था, इसी को राष्ट्रीयकरण के नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कुल 4 है। कितनी है? आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कुल 4 है। पहला है कि मुंबई में, और दूसरा है कोलकाता में, और तीसरा है चेन्नई में, और चौथा है नई दिल्ली में। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, ये जो 4 क्षेत्र है आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर, दोस्तों अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो आरबीआई के गवर्नर रंजन गोगोई जी है। कौन है? रंजन गोगोई जी है। ये 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रेंड्स आरबीआई का जो पहला गवर्नर था सर आशबर्न स्मिथ था, जो आरबीआई का पहला गवर्नर के रूप में जाना जाता है। और आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड्स आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और आरबीआई के जो गवर्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। ये जितने भी पॉइंट है एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए आरबीआई के गवर्नर की योग्यता के बारे में, तो आरबीआई के गवर्नर की योग्यता निर्धारित नहीं है। अभी तक आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए त्यागपत्र, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वह त्यागपत्र किसे देता है, तो यह जो त्यागपत्र केंद्र सरकार को देता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो सर आशबर्न स्मिथ थे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं आरबीआई का पहला गवर्नर सर आशबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अथवा आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जी थे। जब आरबीआई मतलब प्रथम रूप से जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय प्रथम आरबीआई गवर्नर अथवा राष्ट्रीयकरण के समय 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकों का पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे,
तो एल के झा थे 19 जुलाई 1969 ईस्वी में, जब बैंकों का पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे एल के झा थे। कौन थे? एल के झा थे। और जो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम बैंकों की पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए दोस्तों, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आईजी पटेल थे। कौन थे? आईजी पटेल थे। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल जी थे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स केजे उदेसी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं आरबीआई के संचालन मंडल, तो फ्रेंड्स आरबीआई के जो संचालन मंडल में कुल सदस्यों की संख्या 21 है। कितनी है? 21 है। आरबीआई के संचालन मंडल में कुल सदस्यों की संख्या 21 है, जिसमें एक गवर्नर होता है और क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष अथवा निर्देशकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और डिप्टी गवर्नरों की संख्या 4 होती है। और वित्त मंत्रालय द्वारा 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और अन्य सदस्य 10 होते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो आरबीआई में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष कब माना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। इसे कृषि वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। कब? 1 जुलाई 30 जून को भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसे कृषि वर्ष भी जाना जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है और इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का जो निर्गमन करता है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि 1 रुपए का नोट हो गया, चाहे जो सिक्का जो भी हो गया, उन सभी सिक्कों का जो निर्गमन जो करने का काम करता है यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी करेंसी नोट होते हैं उन सभी नोटों को निर्गमन यानी कि न्यू करेंसी जारी करने का जो काम करता है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा का विस्तार का नियमन और व्यापार समापन का नियमन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों की शाख सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। फ्रेंड जो शाख सृजन क्षमता क्या होता है? तो फ्रेंड शाख का प्रसार, शाख सृजन क्षमता का मतलब होता है कि बाजार में कितना रुपया जाएगा और कितना मुद्रा जाना चाहिए, इसका जो नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यानी कि बाजार में कितना मुद्रा जाना चाहिए और कितना मुद्रा चाहिए मार्केट में, यह जो डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसी को शाख सृजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण बिना रिजर्व बैंक की अनुमति से नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी बैंक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शाखा का स्थानांतरण करना सकता है तो वह बिना आरबीआई के अनुमति से वह स्थानांतरित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो भी भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े होते हैं उन सभी आंकड़ों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई द्वारा बैंक दर में कमी के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होती है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आरबीआई द्वारा बैंक दर में कमी के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होता है। और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसे कृषि वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई के मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। यानी कि मुद्रा, कितना मुद्रा छापना चाहिए, कितना मार्केट में चाहिए, उन सभी मुद्राओं के जो नियमन कंट्रोल करने का जो काम करता है यह आरबीआई के द्वारा
किया जाता है। यानी कि आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण भी करता है। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आरबीआई के कार्य क्या क्या है। दोस्तों आरबीआई के जो कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला होता है सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य और दूसरा होता है विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, पहला जो कार्य है सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य। पहला कार्य होता है सामान्य केंद्रीय बैंक में जो पहला कार्य होता है करेंसी नोटों का निर्गमन करना। करेंसी नोटों का निर्गमन करना का मतलब होता है न्यू करेंसी नोटों को जारी करने का जो काम करता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यानी कि नया नोटों को छापना, मार्केट में कितने नोटों की जरूरत है और कितना नोट भेजा जाना चाहिए, इन सभी चीजों का जो कंट्रोल डिसाइडेड जो करता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो पहला जो आरबीआई का कार्य होता है करेंसी नोटों का निर्गमन करना और दूसरा जो कार्य होता है सरकारी बैंक का काम करना। यानी कि यह एक सरकारी बैंक के रूप में काम करता है। और तीसरा होता है बैंकों के बैंक का काम करना। यानी कि विभिन्न प्रकार के बैंकों के बैंक का भी कार्य करता है। यह अपने माध्यम से विभिन्न प्रकार के बैंकों को ऋण देता है और साथ ही साथ विभिन्न बैंकों से वह ऋण लेने का भी कार्य करता है। और चौथा इसका जो कार्य होता है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। यानी कि विदेशी मुद्रा के विनिमय एक्सचेंज जो होता है उन सभी मुद्राओं को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका कार्य है कि साख नियंत्रण का काम करता है। साख नियंत्रण का मतलब होता है कि बाजार में कितना रुपया जाएगा और कितना मुद्रा जाना चाहिए, इन सभी चीजों का जो नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसका जो डिसाइड भी किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंकड़ों के संग्रह और प्रकाशन करने का जो कार्य किया जाता है यह भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े, कितना रेपो रेट होगा, कितना रिवर्स रेपो रेट होगा, इन सभी चीजों को आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करने का जो काम करता है यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरा कार्य होता है आरबीआई के विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। तो फ्रेंड्स जो विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य के अंतर्गत क्या होता है, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण करना। यानी कि मार्केट में कितना मुद्रा चाहिए, उन सभी मुद्राओं को नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का जो काम करता है यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, जो आरबीआई का जो कार्य था नोटों का निर्गमन करने का जो कार्य था, नोटों का जो छापने का कार्य होता था वह न्यूनतम कोष अनुपात के आधार पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे एमआरएस के नाम से जाना जाता है, एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर आरबीआई नोटों को छापता है। यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है, एमआरएस का मतलब होता है कि आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। और 200 करोड़ रुपए में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? 200 करोड़ रुपए में इसमें से क्या क्या होना चाहिए? दो चीजें होना चाहिए। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? स्वर्ण कोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर्ण कोष होना चाहिए 115 करोड़ का। और दूसरा होना चाहिए 85 करोड़ का प्रतिभूतियां होनी चाहिए। तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों कार्य देखते हैं विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य में बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराता है। यानी कि बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों को बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करने का जो कार्य करता है यह भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकिंग की आदत बढ़ाने का उद्देश्य सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के नाम से जिसे जाना जाता है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में आदत बढ़ाने के लिए यूटीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स आइए इससे संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो फ्रेंड्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का पहला केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी 2012 में प्रश्न पूछा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक की नई शाखाएं खोलने में लाइसेंस किस बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं? आईबीपीएस क्लर्क 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आरबीआई के द्वारा बैंक की नई शाखाएं खोलने में लाइसेंस बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मुंबई में आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स पहला है करेंसी नोट जारी करना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। दूसरा है मुद्रा योजना बनाना, यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है। और तीसरा है भारत में सभी बैंकों पर नियंत्रित करने का भी काम करता है, यह भी आरबीआई का काम है। और चौथा है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष कब अवधि मानी जाती है? तो जुलाई से जून तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए? एसएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 115 करोड़ का स्वर्णकोष होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो रिजर्व बैंक होता है वह नोटों को एमआरएस प्रणाली के अनुसार छापता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रूप में छापता है। और इसके अंतर्गत उसके पास 200 करोड़ रुपए होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। और 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ की प्रतिभूतियां होनी चाहिए, तभी वह नोटों को छाप सकता है, अन्यथा वह नोटों को नहीं छाप सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स 10 रुपए के सिक्के पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट हो गया और सिक्का हो गया, यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? कौन लेता है? एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेने का कार्य करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लेने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है देवास में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो दोस्तों 15 भाषाएं मुद्रित होती है। भारत की करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, जिसे एमआरएस के रूप में जाना जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा के व्यापार का अंग नहीं है? तो आरबीआई जो है भारतीय मुद्रा के व्यापार का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? बीपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रीयकरण जब नहीं किया गया था एसबीआई का, तो उस समय इसका जो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एमपीपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना की गई थी 1955 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं है? तो फ्रेंड्स यूके में है, इसे यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो फ्रेंड्स भारत में जो अधिकतम शाखाएं है यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। भारत में सर्वाधिक विदेशी बैंकों की संस्थाएं खोली गई है। जेपीएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स लखनऊ में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यूपीपी से 2014 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन समिति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। एमपीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या होता है, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है, उसे अनुसूची बैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स यूटीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? तो फ्रेंड्स यूटीआई भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय हैदराबाद में है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।